हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस। हम यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उन ड्रग्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे सीएनएस के ऊपर एक्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे फार्माकोलॉजी की बात करें तो फार्माकोलॉजी क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो है हमारा फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में से टॉपिक लिया गया है जिसका कोड है BP404T, जो कि बी फार्मा 4 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो उसका ये एक यूनिट का यहाँ पे हमने टॉपिक कवर करेंगे हम यहाँ पे, जिसमें अलग अलग तरह के जो है अगर आप देख सकते हैं तो इसमें कई तरह के टॉपिक सब टॉपिक्स जो है इसके अंदर दिए गए हैं। जैसे सबसे फर्स्ट है न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमिशन इन द सीएनएस, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो जो कई सारे ट्रांसमीटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, जो सीएनएस के ऊपर क्या एक्ट करते हैं, क्या उनका एक्साइटेटरी इफेक्ट होगा या इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, या किस तरह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स दिए गए हैं जैसे कि जनरल एनास्थेटिक्स हो गए, सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स। तो जनरल एनास्थेटिक के ऊपर किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। जनरल एनास्थेटिक की अगर हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ब्रीफ मैं यहाँ पे अगर करना चाहूँ तो वो बेसिकली सीएनएस पे एक्ट करते हैं और हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो लॉस ऑफ सेंसेशन कोज करते हैं। मतलब एकदम से हमारी बॉडी जो है वो सुन्न हो जाती है, जिससे जो पेन का एहसास जो है वो नहीं होता है बाय एक्टिंग ऑन द सीएनएस। सेडेटिव हिप्नोटिक्स की बात करें तो सेडेटिव्स वो हैं जो कि सेडेशन कोज करे, जिनको लेने पे सुस्ती आए थोड़ा। हिप्नोटिक्स वो है कि जो कि स्लीप इंड्यूस करे, वो भी इन्हीं के जैसे, बस इनसे जो नेक्स्ट लेवल है वो हिप्नोटिक्स का है। ये भी जो है सेडेशन स्लीप कोज करते हैं। सो सेडेटिव जो है उनसे स्लीप इंड्यूस नहीं होती, हिप्नोटिक्स से जो है वो स्लीप इंड्यूस होती है। उसके बाद है एंटी एपिलेप्टिक्स। एंटी एपिलेप्टिक्स की बात करें तो इसके नाम में मेंशन है विच आर दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट द एपिलेप्सी डिसीज। नाउ एपिलेप्सी क्या है, एपिलेप्सी को अगर हम सिंपल सरल भाषा में बोले तो वो है मिर्गी के दौरे। ठीक है, तो ये भी हमारे सीएनएस के अंदर अल्ट्रेशन हो जाने से ये बेसिकली ये जो है डिसीज कॉज होती है। तो जो ड्रग्स इस पर्टिकुलर डिसीज को ट्रीट करने में यूज होती हैं, सो दे आर कॉल्ड द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स या एंटी एपिलेप्टिक्स। उसके बाद है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, जो हमारी मसल्स को रिलैक्स करे और सेंट्रली एक्ट करे। सेंट्रली का मतलब जो हमारे ब्रेन पे जाके एक्ट करे, सीएनएस पे एक्ट करे, उसको हम बोल देते हैं सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स। तो इनके अंदर किस किस तरह के एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम जो है आज इस वीडियो में जो है कवर करने वाले। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा मैंने कहा कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मैंने आपको सब टॉपिक्स और जो कई सारे टॉपिक्स बताए उन्हीं पे ही बेस्ड है हमारा वीडियो। ठीक है, तो करते हैं शुरू। आप देख सकते हैं इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन इज, कौन सा है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सबसे पहले तो आप इनहिबिटरी का मतलब यहाँ पे समझिए। इनहिबिटर न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली वो है जो कि आपके ब्रेन, जो इसका इफेक्ट आएगा वो ब्रेन को जो है वो काम कर देगा, मतलब उसको रिलैक्स कर देगा, सेडेशन कोज करेगा, कंपोज कर देगा। उसको लेने पे जो है आपको थोड़ा सुस्ती सा फील होगा, मतलब जो है मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी। तो इस तरह के जो फंक्शंस प्रोड्यूस होंगे उसको हम बोलते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। सो देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन एज यू कैन सी इन द शीट। दैट इज फर्स्ट वन इज द डोपामाइन, उसके बाद है सेरोटोनिन, फिर है GABA दैट इज गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, उसके बाद है ग्लूटामेट। तो इन चारों में से जो हमारा राइट आंसर है दैट इज GABA यानी कि गाबा। गाबा इज द मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। ओके,
सो अगर इसके बारे में थोड़ा और क्लियर करें तो आप यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, तो पहले तो आपको ब्यूटाइरिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर है ये आप देख लीजिए। इस फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है COOH ब्यूटाइरिक एसिड, या फिर ब्यूटेनोइक एसिड भी उसको बोला जा सकता है। तो ये है CH2, उसके बाद अगेन CH2, उसके बाद इधर है CH। अब ये गामा क्या है? गामा इज बेसिकली पोजीशन the carbon which is substituted with the carboxylic acid functional group that will be denoted as alpha, and the next carbon to alpha that will be beta, and the next carbon to beta that will be count as gamma. Which one? That is gamma. So इस पे क्या लगा हुआ है? गामा अमाइनो यानी कि NH2, क्या है? NH2, क्लियर? सो दिस इज द कंप्लीट वन। सो दैट दिस इज द गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड। आई होप आपको ये थोड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, now the next one is the major excitatory neurotransmitter in the CNS। पहले हमने अभी कवर किया इनहिबिटरी, the next one is the excitatory। अब इसके नाम से ही मेंशन है excitatory, जो थोड़ा सा अवेक कर दे, थोड़ा मेमोरी को जो है बूस्ट अप करे, इस तरह के जो अपने अलग अलग फंक्शंस दे, ठीक है। तो उसमें ऐसा कौन सा है जो कि आपका एक्साइटेटरी की तरह काम करेगा? सो अगेन देयर आर 4 ऑप्शंस लाइक ग्लाइसिन, then GABA, then glutamate, and the fourth one is the dopamine. So the correct answer will be glutamate. So glutamate is the major excitatory neurotransmitter in the CNS. तो आई होप आपको ये याद रहेगा, आपको क्लियर हो गया होगा। Now the next question, third question is glycine acts mainly as an inhibitory neurotransmitter। इनका कह रहा है भी ग्लाइसिन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है, बट कहाँ पे एक्ट करता है? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, सेरिबेलम में, स्पाइनल कॉर्ड या फिर थैलेमस। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे हमने ब्रेन के जो बेसिकली 2 पार्ट लिखे हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, तो इन पे एक्ट नहीं करता, थैलेमस पे भी एक्ट नहीं करता। सो इट इज बेसिकली एक्ट in the spinal cord. So the answer will be C. So the complete answer will be glycine acts mainly as an inhibitory neurotransmitter in the spinal cord. Clear? I hope आपको ये थोड़ा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Now comes to the next question. So what will be the next question? चलते हैं next question की तरफ। So these are the next questions. So the next one is 4th question दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है 4th question। So the 4th one is deficiency of dopamine in the brain is associated with। अगर हमारे ब्रेन के अंदर डोपामाइन जो खुद एक न्यूरोट्रांसमीटर, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारे ब्रेन में, so what will be the effect or what it will be, you can say associated with this particular condition is associated with। So the first one is epilepsy होगी उसको, second one पार्किंसंस, फिर उसके बाद अल्जाइमर या फिर माइग्रेन। So the correct answer will be पार्किंसंस डिसीज, उसको पार्किंसन डिसीज हो जाएगी। So पार्किंसन इज बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है थोड़ा सा चलने में दिक्कत आती है, थोड़ा सा बोलने में इसमें दिक्कत आती है। जो है इसके अंदर सिम्टम्स की बात करें तो ट्रिमर्स देखे गए हैं। ट्रिमर्स मतलब थोड़ा हाथों का कांपना, कुछ चीज को अच्छे से होल्ड ना कर पाना, स्पीच लड़खड़ाना, तो ये तरह के कुछ सिम्टम्स है अगर हमारे बॉडी के अंदर जो है ब्रेन में डेफिशिएंसी हो जाए डोपामाइन की। सो द पर्टिकुलर टर्म और द पर्टिकुलर डिसीज इज कॉल्ड, that is Parkinson's disease. Now comes to the next question। next question पे आते हैं। देखिए the serotonin which is also called 5-HT is 5-hydroxytryptamine which is also called serotonin, so is mainly involved in the regulation of। तो किन किन चीज की रेगुलेशन करता है सेरोटोनिन? सो फर्स्ट वन इज द बोन ग्रोथ, देन मूड, स्लीप एंड एपेटाइट। मूड को सही करता है, हमारे बिहेवियर को, उसके बाद हमारी नींद को, हमारी भूख को,
या फिर ये ब्लड कोगुलेशन में यूज होता है, उसको रेगुलेट करता है, या फिर किडनी फंक्शन में है कोई इसका रोल। देखिए ये भी जो है हमारा बेसिकली, क्योंकि बात हम सीएनएस की कर रहे हैं तो वहीं पे जो है ये अपना काम करता है, लेकिन ये फंक्शंस क्या करता है या किस तरह का ये किन किन चीज़ों को रेगुलेट करता है उनको अपने को समझना है यहाँ पे। तो बोन ग्रोथ में ये नहीं अपना रोल प्ले करता, ना ही ब्लड कोगुलेशन में, ना किडनी फंक्शन में। सो द आंसर विल बी बी, दैट इज मूड, स्लीप एंड एपेटाइट। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन जो ये 6th क्वेश्चन है, इससे हमने पिछली वाली वीडियो में भी कवर किया था, तो एक बार थोड़ा इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन इन द सीएनएस। न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन इन द सीएनएस अकर्स थ्रू, किनके थ्रू ये हो रहा है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के थ्रू हो रहा है सिर्फ, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स अक्रॉस सिनेप्सिस, हॉर्मोन्स ओनली, या फिर ब्लड सर्कुलेशन ओनली। तो देखिए इन तीनों के पीछे ओनली लिखे कि सिर्फ इनकी वजह से, हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो है केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स अक्रॉस सिनेप्सिस, तो ये इनके थ्रू जो है न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन हमारा होता है। सो द आंसर विल बी बी, दैट इज केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स अक्रॉस सिनेप्सिस। Okay, now comes to the next question. So what will be the next question? उसकी तरफ चलते हैं हम, और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो अभी थे सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें कई सारे टॉपिक दिए गए हैं, जैसे कि जनरल एनास्थेटिक था, सेडेटिव, हिप्नोटिक था। तो अब इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आने वाले हैं। सो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक? इनहेलेशनल, पहले तो आप इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। इनहेलेशनल मींस जो कि जिनको कि हम इनहेल करें, मतलब आप जिसको इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर या और कोई इंजेक्शन के थ्रू नहीं दे रहे, आप उसको जो है इनहेल कर रहे हैं नोज के थ्रू, माउथ के थ्रू। क्लियर। सो इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि इनहेलेशनल जनरल एनास्थेटिक के अंदर आती है? सो फर्स्ट वन इज द थायोपेंटोन सोडियम, उसके बाद प्रोपोफोल, थर्ड हेलोथिन, या फिर फोर्थ कीटामाइन। तो इनका सबसे सही आंसर है हमारे पास, जिसमें कई सारी ड्रग्स आ जाती हैं, हेलोथिन, एनफ्लुरेन, डेस्फ्लुरेन, इस तरह की हैं काफ़ी सारी। तो इसका आंसर है रहेगा सी। सो द आंसर विल बी सी, यानी कि हेलोथिन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, थायोपेंटोन सोडियम इज कॉमनली यूज्ड फॉर। थायोपेंटोन सोडियम, तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। थायोपेंटोन सोडियम जो है वो बेसिकली एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट है बेसिकली। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, अब इसके नाम से मेंशन है कि ये अपना इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो काफ़ी शॉर्ट है, काफ़ी कम समय के लिए है, लेकिन ये जल्दी असर करती है, इंडक्शन इसका जल्दी है। क्लियर। ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज कॉमनली यूज फॉर विच पर्पस, क्या है? तो मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया को मेंटेन करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, ताकि एनेस्थीसिया हो जाए, उसको इंड्यूस करे इससे, इस ड्रग के थ्रू। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया, या फिर मसल रिलैक्सेशन ओनली। तो हम इसकी बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि ये बहुत जल्दी असर करती है, जाहिर सी बात है जल्दी असर करेगी, तो अपने उस पर्टिकुलर जिस चीज को इसको अचीव करना है, जैसे इसको एनेस्थीसिया कोज करना है, बॉडी के अंदर एनेस्थीसिया अच्छे लेवल पे अचीव करना है, तो ये वो काम करेगी। तो कहने का मतलब उसको इंड्यूस करेगी। सो द आंसर विल बी बी, दैट इज इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। उसको ये मेंटेन करके नहीं रखती, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है। तो आप ये लगाइए कि ये मुश्किल से 30 सेकंड से 40 सेकंड के अंदर अपना असर दिखाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट तक इसका असर रहता है। तो ये मेंटेनेंस तो नहीं करती। लोकल एनेस्थीसिया ये है ही नहीं, क्योंकि ये एक जनरल एनास्थेटिक है। मसल्स को सिर्फ मसल्स को रिलैक्स नहीं करती, पूरी बॉडी को अच्छे से ये रिलैक्स कर देती है। सो द आंसर विल बी इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। क्लियर। नाउ एज पर दिस शीट, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो एज यू कैन सी, व्हिच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एज अ प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन? प्री एनास्थेटिक, पहले तो इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। प्री एनास्थेटिक मींस, प्री मींस पहले, एनेस्थीसिया से जो पहले ड्रग दी जा रही है, ताकि बॉडी जो है वो मेन एनेस्थीसिया के लिए रेडी हो जाए।
उसको हम बोलेंगे प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन। फॉर एग्जांपल कि हमारे सेक्रीशंस कम हो जाएं, हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो सेक्रीटरी ग्लैंड है वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाए, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, तो वो प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन का ये काम है कि बॉडी को पहले से एक तरह से जो है प्रिपेयर कर देना कि अब वो एनेस्थीसिया उसको दिया जा रहा है। क्लियर? So this is the meaning of pre-anesthetic या pre-anesthesia. So which drug is basically used to cause this particular condition? So there are 4 options you can see. First one is the atropine, then phenytoin, उसके बाद है lidocaine, and next one is the diazepam only. देखिए जो ये एनेस्थीसिया कोज करती है, फेनिटोइन क्लियर मैं आपको बता दूं, इट इज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, इसका कोई लेना देना नहीं। लिडोकेन इज द लोकल एनेस्थेटिक ड्रग। एट्रोपिन इज द पैरासिम्पैथोलाइटिक या फिर इसको कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, वो है। और डायजेपाम जो है वो थोड़ा सेडेशन कोज करती है, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ ओनली तो ये नहीं आएगा उसके अंदर, ये बेस्ट सूटेबल ड्रग नहीं है। हालांकि एट्रोपिन जो है वो मेन हमारी सेक्रेटरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है ये थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। तो अगर इन चारों में से बेस्ट देखे, बेस्ट इज द एट्रोपिन। लेकिन जो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है वो कॉम्बिनेशन में दी जाती है, तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो एट्रोपिन एज वेल एज डायजेपाम। लेकिन इन चारों में से बात करें, अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, सो दैट विल बी ए, दैट इज एट्रोपिन। क्लियर? तो आई होप आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, जीपेट बेस्ड क्वेश्चन जैसे किस तरह के इसमें अंदर आ सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। तो क्या कहता है ये? सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन इज टू। तो पहले तो हमने ये जाना कि कौन सी ड्रग के थ्रू हम ये प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन कोर्स कर रहे हैं। अब ये हम कह रहे हैं कि प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन का मेन पर्पस क्या है, ये किया क्यों जा रहा है। तो हालांकि इसका आंसर मैं ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में दे चुका हूँ, पर इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इंक्रीज पेन सेंसेशन, पेन के सेंसेशन को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। रिड्यूस एंजाइटी एंड सेक्रीशंस, बेचैनी कम हो, सेक्रीशंस कम हो, जैसे मैंने बताया था रेस्पिरेटरी सेक्रीशन, हाँ सलाइवरी सेक्रीशंस, उनको ये थोड़ा कम कर देती हैं। कोज मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, या फिर इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो देखा जाए जो हमारे सी और डी है ये तो दूर दूर तक आंसर नहीं है। ए में भी पेन सेंसेशन को नहीं बढ़ाता, सो द आंसर विल बी बी, दैट इज रिड्यूस एंजाइटी and secretions. Okay, now comes to the next question, and the 11th question is diazepam is classified as a general anesthetic या फिर sedative hypnotic जो कि benzodiazepine के अंडर आता है, या फिर antipsychotic, या फोर्थ वन इज द opioid analgesic. सो डायजेपाम जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारा सेडिशन कोज करता है, तो ये जनरल एनास्थेटिक के अंडर एज सच नहीं आएगा। एंटीसाइकोटिक एक अलग ड्रग्स हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक भी आपको मालूम है कि जो कि पेन को रिलीफ मिलता है, दे आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। ओपियोइड आर बेसिकली नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स. So diazepam comes under the category of benzodiazepine as per the structure of diazepam. So the answer will be B, that is sedative hypnotic, and the class of diazepam is benzodiazepine as per the structure of diazepam. Okay, now comes to the next question, the 12th question. 12th question, a hypnotic drug primarily produces. जो हिप्नोटिक ड्रग है वो प्राइमरीली मतलब उसका प्राइम फंक्शन क्या है, सबसे मेन फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन क्या है उसका, क्या करती है? क्या वो एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करती है, स्लीप प्रोड्यूस करती है, यूफोरिया, या फिर एनेस्थीसिया? तो इसमें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको कहा था सेडेटिव्स वो हैं जो कि सेडेशन कोज करे, और हिप्नोटिक वो है जो उससे नेक्स्ट एक लेवल नेक्स्ट होता है जो कि स्लीप इंड्यूस करें. सो द आंसर विल बी बी, दैट इज स्लीप. क्लियर? सो दीज आर द सम क्वेश्चंस. अब इन्हीं से रिलेटेड और किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ पे थोड़ा और डिस्कस करेंगे. जैसे व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है इसके अंदर.
So the question is, which of the following is a centrally acting muscle relaxant? Centrally acting muscle relaxant जो है वो कौन सा है? तो इन चारों में से अगर हम बात करें तो क्या वो सक्सिनिलकोलिन है, या फिर बैक्लोफेन है, या फिर पैनक्यूरोनियम, एंड द लास्ट वन इज द ट्यूबोक्यूरेरिन। तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट की अगर हम बात करें, सो देयर इज अ वन ऑप्शन दैट इज बी, एंड द नेम ऑफ द ड्रग इज बैक्लोफेन। क्लियर? ओके, सो नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। सो व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर is enhanced by benzodiazepines? बेंजोडाइजेपिन्स के द्वारा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर को बढ़ाया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बेंजोडाइजेपिन आते किस कैटेगरी में? ये आते हैं बेसिकली सेडेटिव हिप्नोटिक्स की कैटेगरी में है, या फिर इनको थोड़ा सा जो है आप एपिलेप्सी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं अगर हम बेंजोडाइजेपिन की बात करें। हालांकि ड्रग्स अलग अलग हो जाती हैं। क्लियर? तो अब अगर हम सेडेटिव हिप्नोटिक की बात करें तो वो बेसिकली गाबा रिसेप्टर के ऊपर अपना असर छोड़ते हैं। इस पे गाबा रिसेप्टर। क्लियर? तो हालांकि यहाँ दिया हुआ डोपामाइन, ग्लूटामेट, देन सेरोटोनिन, तो मैं जैसे आपको बोल चुका हूँ, सो द आंसर विल बी सी, दैट इज गाबा ए रिसेप्टर। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, phenytoin is mainly used in the treatment of depression, epilepsy, anxiety और schizophrenia। तो फेनिटोइन बेसिकली एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एपिलेप्सी में, यानी कि मिर्गी के दौरों में इसको यूज़ करते हैं। डिप्रेशन में नो, एंजाइटी नो, स्किज़ोफ्रेनिया नो। स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली जुड़ा हुआ जो एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स हैं उनके केस से ये जुड़ा हुआ है स्किज़ोफ्रेनिया। क्लियर? सो द आंसर विल बी बी, यानी कि एपिलेप्सी में हम फेनिटोइन ड्रग को यूज करते हैं। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। अब और किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कई सारे टॉपिक हैं, तो हमने अभी पीछे कवर कर लिया है न्यूरोट्रांसमीटर्स को, उसके बाद हमने कवर कर लिया है सेडेटिव हिप्नोटिक्स। क्लियर? उससे पहले भी कवर किया था हमने जनरल एनास्थेटिक्स। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं ये दे आर रिलेटेड टू द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। क्लियर? सो जो नेक्स्ट है वो भी इसी पे बेस्ड है, इथोसक्सीमाइड। तो क्या है इसका नाम? इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड इसके ड्रग है एक हमारी, जो कि सक्सीमाइड्स जो हमारा है मेन क्लास, या फिर सक्सीनिमाइड्स। सो इथोसक्सीमाइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस 4। अब यहाँ कई तरह की जो है एपिलेप्सी के इन्होंने यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं, तो ये पूछा है कि ये कौन सी एपिलेप्सी में यूज होती है। क्लियर? तो सबसे पहला है ग्रैंड-मल सीजर्स, जिसको कि हम टोनिक क्लोनिक सीजर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोनिक क्लोनिक सीजर्स, उसमें यूज होती है। उसके बाद स्टेटस एपिलेप्टिकस उसमें, या फिर एब्सेंस सीजर्स जिसको कि हम पेटिटमल एपिलेप्सी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटिटमल। इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पेटिटमल, पेटिटमल एपिलेप्सी। क्लियर? या फिर पार्किंसोनिज्म। सो द इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि एब्सेंट सीजर्स, जिसको कि हम पेटिटमल भी बोलते हैं। क्लियर? सो द आंसर विल बी सी। Now move to the next question. Next one is the valproic acid acts by increasing the level of। किस तरह से काम करती है? valproic acid acts by increasing the level of, first one is the histamine, then dopamine, उसके बाद है गाबा, और उसके बाद है एसिटाइलकोलिन। तो जैसा मैंने बताया कि जो हमारा वल्प्रोइक एसिड है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी एपिलेप्टिक। ये भी मिर्गी के दौरों में ड्रग इसको यूज किया जाता है। और मैंने आपको बताया था बेंजोडाइजेपिन भी कुछ ड्रग्स जो है इस केस में यूज की जाती है। और बेंजोडाइजेपिन बेसिकली सेडेटिव हिप्नोटिक्स में मेन यूज होती है, और वो जो है अपना गाबा रिसेप्टर के थ्रू फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, सो द सेम थिंग विल टेक प्लेस हियर। सो वल्प्रोइक एसिड एक्ट्स बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ गाबा।
उसके थ्रू काम करती हैं ये। सो द आंसर विल बी सी। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटी एपिलेप्टिक्स। अब हमारा एक था दैट इज ड्रग अब्यूज से रिलेटेड या अल्कोहल से रिलेटेड कुछ हमारा टॉपिक दिया हुआ था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्लियर। तो अब हम उसकी बात करेंगे कि क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन प्राइमरीली डिप्रेसेस द। अगर क्रोनिक अल्कोहल कंजप्शन मतलब लगातार लंबे समय तक अल्कोहल को कंज्यूम किया जाए तो किस पर्टिकुलर एरिया को जो है वो डिप्रेस कर देगा? क्या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कर देगा, सीएनएस को कर देगा, एंडोक्राइन सिस्टम को, या फिर इम्यून सिस्टम को? देखिए, अगर आपने ध्यान दिया उसका सबसे बड़ा जो सिम्टम्स उस वक्त भी आता है अगर हम ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करें, हमारे सीएनएस को डिप्रेस करता है। तो उसमें क्या है कि आपकी थॉट जो है वो चेंज होता है। एक आप जो डिसीजन मेकिंग और डिसीजन लेने की, डिसीजन टेकिंग जो एबिलिटी है वो इसमें कम हो जाती है। तो कहने का मतलब जो फंक्शंस हमारे ब्रेन से जुड़े हैं वो सारे के सारे स्लो डाउन हो जाते हैं या डिप्रेस हो जाते हैं। सो द आंसर विल बी बी, दैट इज CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चंस की तरफ, 19th and 20th क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अल्कोहल। देखिए एग्जैक्ट क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आप कहें तो मैं आपको देख के बता देता हूँ। एग्जैक्ट इज ये देखिए, ये सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स भी कह सकते हैं, हालांकि और भी है इसके अंदर। तो सो इट इज बेसिकली गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, या जो ड्रग्स उसके केस में यूज हो उसको विड्रॉल करवाने में तो क्या क्या इफेक्ट आएगा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डाइसल्फिरैम। सो डाइसल्फिरैम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, अल्कोहल डिपेंडेंस, इंसोम्निया या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर्स। डाइसल्फिरैम किस केस में यूज होता है? तो बेसिकली ये यूज होता है अल्कोहल डिपेंडेंस, ना एपिलेप्सी में ना इंसोम्निया के अंदर। इंसोम्निया का मतलब नींद ना आना, इनएबिलिटी टू स्लीप या इनएबिलिटी टू टेक स्लीप। एंजाइटी में भी यूज नहीं होती। सो द आंसर विल बी बी, दैट इज अल्कोहल डिपेंडेंस। क्लियर। Now the next and last question of this video. So the disulfiram again produces its effect by inhibiting. Now on which particular enzyme it will act to perform its function? So there are four options you can see, like first one is the alcohol dehydrogenase, second one is the monoamine oxidase, third is aldehyde dehydrogenase, and the last one is the acetylcholinesterase. तो बेसिकली अपने फंक्शन कैसे देता है डाइसल्फिरैम जो है, ये अल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस को इनहिबिट करता है, इसको अपना फंक्शन नहीं करने देता। तो वहां से जो है अल्डिहाइड की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ जाती है। किसकी? अल्डिहाइड की। अब अल्डिहाइड क्या करता है, वो ब्रेन को अवेक करता है, या यूं को थोड़े से इस तरह के हमें इफेक्ट देगा कि बाद में अल्कोहल कंज्यूम करने की इच्छा नहीं होती। तो ये है इस मेन ड्रग का काम। बाय एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर एंजाइम, एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज अल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेस, व्हिच इज रिस्पांसिबल, aldehyde dehydrogenase is responsible to, you can say, to increase the concentration of aldehyde compound in the blood, and the aldehyde will give you the, you can say, undesirable effects, so that the person will think about that he or she should not take or should not consume alcohol. Clear? So this was all about this particular topic. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, मैं आपको कई बार हमेशा ही कहता हूँ कि आप उसको कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। मैं आपकी उस डाउट को ज़रूर जो है वो पूरा करूँगा, आपका डाउट वो क्लियर करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।